ये आंसर आपको लिखना कैसे है वो समझिए। देखिए, कभी भी आप आंसर लिखिए डन यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, फिर जस्ट उसके नीचे जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, इसके बाद मुझे थोड़ा सा बस इनलाइटनमेंट लिख दिया, इनलाइटनमेंट, ठीक है, या फिर प्रबोधन लिख दीजिए, प्रबोधन, ठीक है। उसके बाद आप आंसर इसको हाईलाइट कर दीजिए, इसको क्या करिए, इसको हाईलाइट भी कर दीजिए। उसके बाद आप अपना आंसर लिखनी। अब देखिए पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखिए जो मैंने पहला सेंटेंस बनाया कैसे बनाया, यूरोप में हुए 17वीं 18वीं शताब्दी में क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण इस काल को प्रबोधन, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रबोधन, ज्ञानोदय अथवा विवेक का युग कहा गया है, ठीक है। और इसका आधार पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति ने तैयार कर दिया था। अब देखिए पहले मैंने ये सेंटेंस बनाया है, ये इस तरीके से पैराग्राफ बनाया है कि इंट्रो दो कि एक्चुअल में है क्या, ये इसकी आधारशिला क्या है एकदम से जो वो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, क्या उसी काल को हम इनलाइटनमेंट का पीरियड बोलेंगे या मॉडर्निटी का या आधुनिकता का युग बोलेंगे। तो मैंने एक जिस्ट दिया। अब देखिए जो दूसरा मैं तैयार कर रहा हूं, पुनर्जागरण काल में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुनर्जागरण काल में विकसित हुई वैज्ञानिक चेतना। अब देखिए पुनर्जागरण काल किसके ऊपर, साइंस के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है। ने तर्क, वैज्ञानिक चेतना ने तर्क अवशेषण की प्रवृत्ति ने 18वीं शताब्दी में परिपक्वता प्राप्त कर ली। जो हम साइंटिफिक वैज्ञानिक चेतना की बात कर रहे, तर्क की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन की बात कर रहे, अवशेषण की बात कर रहे थे, उसने 18वीं शताब्दी में वो एकदम प्रबल हो गई। शुरुआती दौर में वो एक बच्चा था, अब क्या वो एकदम प्रबल हो गई। तो उसी को मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, वैज्ञानिक चिंतन की इसी परिपक्वता या परिपक्व अवस्था को प्रबोधन के नाम से जाना जाता है, इनलाइटनमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैंने आगे क्या लिखा है, प्रबोधन कालीन चिंतकों ने इस बात पर बल दिया कि ये जो भौतिक दुनिया जो हमारे सामने दिख रही है और जो प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना है, उसके पीछे कोई ना कोई व्यवस्थित अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों का हाथ है। उसमें हम किसी गॉडली एंटिटी का बात नहीं कर रहे, कोई देवीय शक्ति की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कोई लॉ है, कोई नेचुरल लॉ काम कर रहा है, कोई ना कोई एक नियम काम कर रहा है जो हर चीज एकदम से व्यवस्थित है। उस चीजों को जानना, उस चीजों को किस स्वरूप में जानना, साइंस के आधार पे जानना। हम ज्ञान का जो अर्जन करेंगे वो धर्म के आधार पे नहीं करेंगे कि बारिश हो रही है तो इंद्र देवता करे, नहीं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, उसके आधार पे हमें समझना, उन प्राकृतिक नियमों को समझना हमें। अब आगे देखिए, अब मेरे को आंसर लिखना है तो मुझे ऑथर या थिंकर को भी मेरे को ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किसको, फ्रांसिस बेकन को ऐड करा है। अब क्या है, मैंने उनका क्या आर्गुमेंट लिया है, फ्रांसिस बेकन ने बताया कि विश्वास मजबूत करने के 3 साधन है। आप किसी चीज पे विश्वास करें, कोई भी प्राकृतिक घटना है उस पर, तो उसके लिए 3 साधन है। सबसे पहला साधन क्या है, अनुभव, तर्क और प्रमाण। अब ये 3 चीजों को लिख लो, अनुभव, तर्क और प्रमाण। और देखिए जो फ्रांसिस बेकन है वो क्या है, अनुभववादी है, ठीक है। तो उन्होंने 3 चीजें बताया, अनुभव, तर्क और प्रमाण, तभी हम किसी चीज पे विश्वास कर सकते हैं। और क्या है, और इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है, प्रमाण। अब देखो साइंस जो है ना वो हमेशा प्रमाण की बात करेगा। देखिए जैसे कोर्ट की हेयरिंग देखिए, जो कोर्ट्स होते हैं, है ना, कोर्ट्स सुने, तो उसमें क्या बोलते हैं, हर चीज के पीछे एविडेंस दो, एविडेंस। आप ये बात कैसे कह सकते हो, उसके पीछे एविडेंस दो। प्रमाण क्या है, प्रमाण की बात करेगा हर कोई व्यक्ति कि भाई ये तुम, हम आंसर भी लिखते तो हम अपना मनगढ़ंत आंसर नहीं लिखेंगे, प्रमाण देंगे। हाँ, फ्रांसिस बेकन ने ये कहा है, उससे आगे बढ़कर मैं ये कह रहा हूँ। तो हर चीज का प्रमाण। आप डे टू डे लाइफ में भी देखिए, हाँ मैं कहाँ पे हूँ,
आपने किसी ने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, तो क्या बोलते हैं, नहीं आप अपनी लोकेशन शेयर कर दो। तो क्या हर कोई प्रमाण मांग रहा है ना, कि आप सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, मैं आप पे विश्वास कैसे करूं। तो वही चीज बता रहे हैं कि फ्रांसिस बेकन भी क्या बोले कि प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे शक्तिशाली होता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि तर्क अनुभव पर आधारित विश्वास स्थिर नहीं रहता। ठीक है, तर्क और अनुभव पर आधारित विश्वास क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है। प्रमाण पर आधारित विश्वास जो होता है वो स्थिर रहता है। ये कहने का मतलब है फ्रांसिस बेकन का। इस तरीके से अब देखिए, जब आप कंटेंट को जानेंगे तब आप आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो कंटेंट को जानिएगा तभी आप आंसर कर पाइएगा। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा फिर पैराग्राफ चेंज करा। पैराग्राफ चेंज करने के बाद मैंने क्या कहा, यूरोप में 1650 के दशक से लेकर 1780 के दशक तक की अवधि को हम प्रबोधन या ज्ञानोदय का युग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर मैं दोबारा से वही बातें कैसे अलग स्वरूप में रख रहा हूं। अब क्या है, इसी अवधि में पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक एक बौद्धिक वर्ग ने परंपरा से हटकर, अब देखो जो भी नए वर्ग आ रहे हैं, जो सांस्कृतिक एक बौद्धिक वर्ग जो है, उन्होंने क्या करा, परंपरा ट्रेडिशन से हटकर तर्क, विश्लेषण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब देखिए ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी हो जाते हैं। तर्क, विश्लेषण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। ज्ञानोदय ने जो चर्चेस थी, जो कैथोलिक चर्च थे, वो समाज थे, उनकी जो संस्थाएं थी उनको चुनौतियां भी दी। ठीक है, समाज में गहरी पेट बन चुके अन्य संस्थाओं को चुनौतियां दी। अब जितनी भी ट्रेडिशनल संस्थाएं थी, जो पारंपरिक संस्थाएं थी, उनको क्या दिया, एक चुनौती दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ बनाना, ये मैं आपको एक मॉडल आंसर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मैं आगे और किस तरीके से, जो प्रबोधन का युग है, प्रबोधन के युग के दार्शनिकों ने सर्वाधिक महत्व स्वतंत्रता, विकास, तर्क, सहिष्णुता और चर्च तथा राज्यों की बुराइयों को समाप्त करने में दिया। अब जितने भी इनके अंदर बुराइयां थी, जितने भी ऐसी चिंतन या फिर ऐसे विचार थे जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी न किसी स्वरूप में आहत हो रही थी, उन बुराइयों को खत्म करने की बात करी गई इसके अंतर्गत। अब क्या है, देखिए आगे मैं और किस तरीके से फ्रेम कर रहा हूं अपने आंसर को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न चिंतन ने इस युग के विचारों को परिवर्तित कर दिया। अब धर्मनिरपेक्ष चिंतन, मतलब हम जितना भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जितना भी हम ज्ञान अर्जित करेंगे, वो धर्म को साइड में रखकर, कि धर्म का ज्ञान धर्म के लोगों के लिए, जो साइंस का ज्ञान है वो साइंस के लोगों के लिए, हम ज्ञान की श्रेणी बना देंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष चिंतन विवेकपूर्ण पूछताछ को बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है, विवेकपूर्ण, कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, हम वाद विवाद करके ज्ञान को अर्जित करेंगे, उसको बढ़ावा दिया, ऐसे कल्चर को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इस काल के लेखक सामाजिक बुराइयों को उद्दिष्टित करने लगे। जितनी भी सामाजिक बुराइयां, उनको हटाना, उनको अलग करना, उन पे क्वेश्चन करना कि ये किस लिए एग्जिस्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इंडिया में देखें तो जैसे सती प्रथा है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इस व्यवस्था क्यों चल रही है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने लगे जितनी भी सामाजिक बुराई है। ठीक है, उन्होंने तर्क, सहिष्णुता और मानवता को सबसे आगे रखा। अब देखिए जितने भी प्रबोधनकारी थे, ये मेरा नोट यार, उन्होंने तर्क, सहिष्णुता और मानवता। अब देखिए तर्क क्या होता है, तर्क जिससे हम चीजों को अलग कर सके। ठीक है, ये दूध का दूध, पानी का पानी, जो तर्क करता है। ठीक है, कि हाँ जो दो चीजों को अलग कर दे। सहिष्णुता क्या है, कि ठीक है मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती उस चीज को कन्वर्ट कर दूं, या फिर आपको मानना पड़ेगा कि नहीं आपको यही है, यही सत्य है। ऐसा नहीं, सहिष्णु होना, आपके विचार आपके लिए, मेरे विचार मेरे लिए। मानवता, कि हम सभी एक मानव प्राणी हैं, हम सभी की
सेम लाइफ है, सेम डिग्निटी या सेम जो सामान्य रूप से हमारा जो मान सम्मान है सब एक है। ठीक है, तो वैसे चिंतन को आगे बढ़ावा मिला। अब आगे देखिए, प्रबोधन युग में आम जनता की विचारों और दृष्टिकोण में वैज्ञानिक, देखिए यहाँ पे विज्ञान तथा तर्क को बढ़ावा देने के कारण इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि अनेक लोगों ने इसे बौद्धिक क्रांति भी कहने लगे। अब बौद्धिक क्रांति क्या है कि एक मेंटल रेवोल्यूशन हो गया कि हाँ, अब हम जो मानव का जो दिमाग है ना, उसने एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है कि वो जितनी भी समस्याएं है समाज की वो सारी खत्म हो जाएगी। हम अपनी माइंड का यूज करके हम हर चीज को टैकल कर सकते हैं, हर चीज को हम खत्म कर सकते हैं। ऐसा कहा जाने लगा कि एक बौद्धिक क्रांति आई है, और उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर देखिए क्या है, इस युग में चिंतन का केंद्र मनुष्य था और मानव कल्याण को परम लक्ष्य माना गया है। ठीक है, सेंटर में क्या है एनलाइटनमेंट के, मनुष्य है और उसका कल्याण, उसका वेलफेयर है। ठीक है, यह एक धारणा बन गई कि जितनी भी संस्थाएं हैं, राज्य हो गया, चर्च हो गया, कोई भी संस्था है, प्राइवेट पब्लिक, सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मानव कल्याण, या फिर मानव कल्याण के लिए वो प्रयत्नशील रहे। ये इनलाइटनमेंट का वैल्यू था। अब देखिए इसके बाद क्या होने लगा, अब क्या है कि जो मानव की जो गरिमा है, मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स तथा मानवीय आदर्श को स्थापित किया जाने लगा। इन्होंने मध्यकालीन परंपराओं, सामंतवादी समाज, रूढ़िवादी धर्म और निरंकुश राजतंत्र सभी का तिरस्कार करना, उसके ऊपर क्वेश्चन करना, ठीक है, इसको एनालिटिकली इवेल्युएट करना स्टार्ट कर दिया, आलोचना करना स्टार्ट कर दिया, राजतंत्र पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, चर्च पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। जो समाज का जो स्वरूप है सामंतवादी कि इतना 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 इनइक्वालिटी है, इतना असमानता है, उस पे हम क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं। और एट द सेंटर हम जो केंद्र में रख रहे हैं वो मानव है और मानव का कल्याण है। और सभी मानव क्या है, सभी बराबर है, कोई हायरार्की नहीं है। तो ये सब मूल्य इस केंद्र में थे। इस तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करना होता है। आगे देखते हैं, एक बार हम कांट की रीडिंग भी देख लेते हैं, व्हाट इज इनलाइटनमेंट, जो उनका रीडिंग है। आप देखिए जो इमैनुअल कांट है बहुत इंपॉर्टेंट थी करो जाते हैं प्रबोधन में। क्या बोलते हैं कि वो प्रबोधन को किस स्वरूप में देखते हैं कि आत्मज्ञान मानव की अपनी स्वयं की अपरिपक्वता से उभरना है। जितना भी हमारा इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता है ना, उन सब से उभरना ही हमारा आत्मज्ञान है, प्रबोधन है। ठीक है, उससे जोड़ते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपनी स्वयं की अपरिपक्वता से उभरना ही आत्मज्ञान है। उन्होंने अपरिपक्वता को दूसरे के मार्गदर्शन के बिना अपनी समझ का उपयोग करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया। कि देखो कई बार क्या होता है कि हम हर बार गाइडेंस लेते हैं हर चीज के लिए, हम अपना नॉलेज, जैसे मैं आंसर आपको बता रहा हूँ बट आप अपना माइंड नहीं यूज कर रहे कि सर ने इस तरीके से बोला है, मैं इस तरीके से भी आंसर लिख सकती हूँ। तो अपना माइंड यूज करना, उसको बोला है इनलाइटनमेंट। क्लियर हुआ कि आप अपनी दिमाग को, अपने माइंड को, अपने चिंतन को प्रयोग करिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज्ञानोदय इसीलिए वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सोच में परिपक्वता और स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। कि आप अपने लिए खुद सोचने लगो। ठीक है, और जब सोचोगे, जब आपके पास नॉलेज होगा। अब देखिए, अब मैं आंसर लिख पा रहा हूँ तो इतने सारे एज आंसर क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ्रांसिस बेकन का आइडिया भी पढ़ा था जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा, इमैनुअल कांट का भी। और अब देखिए मैंने जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर मेरे पास आइडिया कैसे आएगा? जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं आगे से दे पाऊंगा आपको वो आइडियाज। तो पढ़ना जरूरी हो जाता है यहाँ पे, तभी तो आप कंटेंट प्रोड्यूस करोगे। जब आपके माइंड में कुछ होगा नहीं तो फिर कैसे कंटेंट प्रोड्यूस करोगे? तो वही कांट क्या बोले कि जब आप पढ़िएगा तभी तो आप अपने आप के, जब आप समझिएगा, अच्छे अच्छे लेक्चर्स सुनिएगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िएगा,
तब जाके आपके अंदर परिपक्वता आएगी ना, सोचने समझने, एकदम से सोचने समझने की थोड़ी ना परिपक्वता आएगी। पहले आपको एकदम प्रोसेस्ड होके पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद स्वतंत्रता आएगी। तो वही इमैनुअल कांट भी बोल रहे हैं कि अपनी सोच में परिपक्वता और स्वतंत्रता प्राप्त करना से आत्मज्ञान या इनलाइटनमेंट का संबंध है। उसके बाद देखते हैं, कांट का मानना था कि प्रबुद्धता कारण के उपयोग और मुक्त सोच के अभ्यास के माध्यम से की जाती है। जो प्रबुद्धता है, जो प्रबोधन है, वो किसके माध्यम से की जा सकती है? मुक्त सोच, ठीक है। आप एकदम खुली विचारधारा के माध्यम से, आप पहले ही हर चीज के लिए ये ना हो जाए कि इसके लिए कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि हाँ वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो फिनोमिना ऐसा है। पहले से कोई पूर्व धारणा मत बनाओ, पहले से कोई खुद जाके एनालाइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे ये डिसाइड करना है ये सॉन्ग अच्छा है ये बुरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की बात उसने बोला कि नहीं ये सॉन्ग बेकार है, ये गाना अच्छा नहीं है, मैं सुनूं उस गाने को। और उसको ये सुनने का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल 30 सेकंड सुन लिया और उसके बाद मैंने बोल दिया कि हाँ ये सॉन्ग बेकार है। नहीं, उसको 2 मिनट का सॉन्ग है, 2 मिनट मैंने देने के बाद मैं अपनी राय बनाऊं, उस वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुफ्त सोच होनी चाहिए, एक प्रोसेस नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आगे कांट आगे बढ़ के क्या बताया है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्तियों को धर्म या सरकार जैसे पारंपरिक सत्ता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो धर्म है, ये जो पारंपरिक सत्ता है, इस पर भरोसा नहीं, बल्कि खुद के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और कारण और तर्क संगत के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उस पर एज इट इज मत पढ़ लीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन करिए, अपना खुद का ज्ञान लेके आइए। ठीक है, और वो कैसे लेके आएगी? जब आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे तब। ठीक है, अब देखिए कांट क्या कह रहे हैं। कांट का यह मानना था कि आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जिसके लिए स्वतंत्र सोच और स्वतंत्रताओं बाधाओं को दूर करने की एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करा जाए, वो कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि उन्होंने तर्क दिया, लोगों को हमेशा अपने ज्ञान और दुनिया की समझ का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए, अपने ज्ञान को वृद्धि करना चाहिए, अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और स्थापित मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती देने के लिए कारण का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे कारण का मतलब क्या है? रीजन, कि भाई आप अगर मेरे को काउंटर करना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर गलत है, तो आप उसके पीछे रीजन क्या दे रहे हैं? ठीक है, रीजन, हर चीज के पीछे रीजन, कि अगर आपको किसी चीज कोई धारणा तोड़नी है तो आप उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, रीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही कांट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे राजा राम मोहन रॉय बोल रहे हैं कि सती प्रथा क्या है, सती प्रथा क्या है? ये बेकार प्रथा है, कोई उसका औचित्य नहीं है। तो उसके पीछे वो रीजन क्या दे रहे हैं, उसको चीज उस तरीके से हमें डील करना चाहिए। आगे क्या है? कुल मिलाकर कि कांट के लिए ज्ञानोदय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्व स्वतंत्र विचारक बनते हैं। ठीक है, परिपक्व स्वतंत्र विचारक बनते हैं, जो दुनिया को समझने और सूचित निर्णय लेने के लिए कारण का उपयोग करने में सक्षम हो। कारण, ये इंपॉर्टेंट है, रीजन का उपयोग करने में सक्षम हो। अब आपको रीजन ही नहीं कर पाओगे तो कैसे? तब आपको दूसरे पे निर्भर लेना पड़ेगा। तो इस चीज की ओर कांट लेके जा रहे हैं। तो आपको अपना जब प्रबोधन का आंसर लिखना हो तो कांट को भी ऐड करना होगा, और जब भी थिंकर का नाम लिखो तो इसको बॉक्स में बंद कर दो, जैसे इमैनुअल कांट हमने लिखा। आगे हम कांट से आके फिर दोबारा अपना आंसर राइटिंग, कांट को भी ऐड करना है। जिस तरीके से मैंने लिखा आप भी उस तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। इस युग मतलब
प्रबोधन के युग का सामान्य विचार यह था, सामान्य विचार था कि विश्व एक मशीन की भांति है जो कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होती है। यह नियम शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। अब जो जितना भी जो वर्ल्ड है ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉ काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नदी एक ही दिशा में बह रही है, सारा पानी समुद्र में ही क्यों जाता है, महासागर में ही क्यों जाता है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक यूनिवर्सल, एक शाश्वत नियम काम कर रहा है और उसको हमें समझना है। ठीक है, यही प्रबोधन का मेन उद्देश्य था, मेन पर्पस था या फिर प्रमुख उद्देश्य था। आगे क्या है कि क्या है कि ये जो प्रबोधन का हुआ है कि मनुष्य को ये जो जितने भी प्राकृतिक नियम है ना, इनको समझना चाहिए, इनको एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से समझना चाहिए किस तरीके से नियम काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब आप ये चीज़ें समझने लगेंगे तो आप हेलीकॉप्टर भी बना सकते हैं, हवाई जहाज भी बना सकते हैं, मशीनें बना सकते हैं, ऐसी ऐसी मशीनें बना सकते हैं जिससे बहुत चीज़ें कंट्रोल करी जाए, वर्षा को लेके आ सकते हैं। ये प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही हो सकता है कि आपको पानी में कोई चीज़ तैरानी है तो किस तरीके से तैरा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को समझना, ये जो छुपे हुए नियम है, यही इनलाइटनमेंट बात कर रहा है, प्रबोधन इसी चीज की बात कर रहा है। आगे क्या बोलता है, बुद्धि और तर्क द्वारा इन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बुद्धि और तर्क, किसको जानने के लिए, प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम क्या है कि हर चीज किस तरीके से व्यवस्थित है, कि जैसे देखिए मानव शरीर ही है, किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सा हिडन फैक्टर है, क्या चीज है प्रकृति में। देखिए क्यों आग ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये चीजों को समझना, इस चीजों को क्वेश्चन करना, जानोगे, क्वेश्चन करोगे तभी ज्ञान मिलेगा। और क्या है, ये जो प्राकृतिक नियमों का जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो किसके ऊपर आधारित होना चाहिए, जो नियम तर्क और बुद्धि की कसौटी पे खड़े उतरे, कि हम उसे बता सके, एनालाइज कर सके, वैज्ञानिक रूप से हम बता सके कि वो सही है, ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन जो तर्क बौद्धिक में ना होकर केवल प्राचीन मान्यताओं, विश्वासों पर और परंपराओं पर आधारित हुए मनुष्य के लिए हितकारी नहीं हो सकते। अब इधर आगे क्या है कि जितने भी जो पुराने ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन था, जो शिक्षा पद्धति थी, जो केवल कहानियों पर आधारित थी, वो काम नहीं देगा। क्योंकि जो साइंटिफिक होगा, जो वैज्ञानिक होगा, उससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। और उन ज्ञानों की जरूरत है जो तर्क और बुद्धि की कसौटी पर खड़े उतरे। यही ज्ञान क्या है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है एनलाइटनमेंट लोगों के लिए, प्रबोधन के विचारकों के लिए। अब देखिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, जो जितने भी प्रबोधनकारी हैं वो इस बात पे बल देते हैं, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी है जिसके द्वारा वह प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बुद्धिमान प्राणी से क्या मतलब है कि वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं कि जिसके द्वारा वह प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, सभी मनुष्य एक समान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उनमें जो अंतर मिलता है केवल वह शिक्षा और उन्नति के समान अवसर ना मिल पाने की वजह से होता है। कि देखिए ये धारणा क्या है, सबसे पहले तो मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, अपनी बुद्धि के अनुसार वो सब चीजें कर सकता है। दूसरा क्या, सभी एक समान उत्पन्न होते हैं। उसमें अगर मनुष्य के अंदर अगर कोई भिन्नता है तो किस आधार पे होती है, किसी को ज्यादा अवसर मिल जाते हैं, किसी को अवसर कम मिल पाते हैं। ठीक है, बाकी सभी एक समान ही है और समाज में सभी का एक ही मान होना चाहिए। ठीक है, डिग्निटी सबकी बराबर है, जो मान होता है सबका समान होता है, एक समान होता है। इतना मैंने बताने के बाद जो प्रबोधन का मैंने आइडिया एकदम क्लियर कर दिया, अब मेरे को आंसर को और अच्छे से बताना है। ये तो मेरा हुआ भूमिका, इंट्रो हो गया, मैंने ऑथर भी ले लिया, चीजों को समझा भी दिया।
इसी के अंदर जो एक ओवरव्यू दे दिया आंसर का। अब मैं आंसर की को खोलना चाहता हूँ और आगे इलेबोरेट करना चाहता हूँ। क्या अब मैं सीधा क्या कहूँगा, प्रबोधन युग की विशेषताएं। प्रबोधन की विशेषताएं क्या है, इनलाइटनमेंट की फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उन सबको देखिए। अब तो यहाँ पे जब हम प्रबोधन की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ देना। अब देखिए विज्ञान है क्या, ये समझिए। देखिए विज्ञान क्या है, एक ऐसा सुसज्जित ज्ञान है जिसके पीछे कोई रीज़न हो, हम बार बार उसे बता सके, डिस्क्राइब कर सके, हम उसको कोई चीज़ बार बार हो रही हो या फिर जिसको ऑब्जर्व करा जा सके, जिसको बताया जा सके, जिसको एक्सप्लेन करा जा सके, जिसको वेरीफाई किया जा सके, वो ही ज्ञान है। ठीक है। अब क्या है, ज्ञान को विज्ञान के साथ, प्रबोधन के चिंतकों ने ज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के साथ जोड़ दिया। ठीक है। पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला जो एक्सपेरिमेंट है, और आलोचनात्मक छानबीन की व्यवस्थित पद्धति का प्रयोग ज्ञानोदय के चिंतकों की नजर में सत्य तक पहुंचने का एक सक्षम आधार थी कि हम जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है उसके माध्यम से हम एकदम सही से ज्ञान की तरफ हम पहुंच सकते हैं, हम ज्ञान के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट, देखिए साइंस किसकी बात करता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट की बात करता है, करके समझना चीज़ों को। ठीक है। कोई चीज़ बताई गई है उसी आधार पे नहीं, उसको करके समझना। और उसी पद्धति को क्या बोल रहे हैं, उसी पद्धति को क्या बोल रहे हैं कि यही सबसे उचित मार्ग है, जो विज्ञान का मार्ग है, जो ज्ञान प्राप्त करने का, वही सबसे उचित मार्ग है। आगे देखिए क्या लिखा है, उनके मुताबिक जो भी जितने भी प्रबोधन के विचारक हैं, ज्ञान को प्रयोग एवं परीक्षा योग्य होना चाहिए। प्रयोग, उसको बार बार प्रयोग करके भी देख सकते हैं, और परीक्षा मतलब उसको वेरीफाई कर सकें कि हाँ ये है ये नहीं। हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं ना, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए उसको बार बार वेरीफाई भी कर सकें। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है कि इसके पास ऐसे प्रमाण होने चाहिए जो बोधगम्य हो और मानव मस्तिष्क की पहुंच में हो। ठीक है। ये नहीं कि मानव मस्तिष्क के बाहर ज्ञान, नहीं, मानव मस्तिष्क भी वहाँ के न सीमा तक हो। ठीक है। कोई भी मानव मस्तिष्क से परे नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज्ञान की इस धारणा के आधार पर प्रबोधन ने प्राभौतिक अनुमान जो अलौकिक है और ज्ञान में विरोध बताया। जो हम बोलते हैं ना कि ये परलौकिक ज्ञान है, ये लौकिक ज्ञान है, तो उसमें विरोध किया। ठीक है। और विज्ञान किसकी बात करता है, परलौकिक की या लौकिक की, हमेशा लौकिक ज्ञान की बात करता है। ठीक है। जो लोक में हो। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, प्रयोगशाला व परीक्षण पर बल। अब देखो जितना भी मध्य युग में ईसाई मत का प्रभाव था। ठीक है। मध्य युग में ईसाई मत का प्रभाव इसलिए माना जाता था कि ईश्वर द्वारा निर्मित और दुनिया को मनुष्य नहीं जान सकते हैं, कि जो ईश्वर ने बनाई है उस दुनिया को मनुष्य नहीं जान सकते हैं। ठीक है। इस परिभाषा के मुताबिक यह दुनिया मानवीय बुद्धि के लिए अगम्य है। ठीक है। मनुष्य है ब्रह्मांड के बारे में सत्य का केवल उद्घाटन हो सकता है, इसलिए उसे केवल पवित्र पुस्तकों के माध्यम के जरिए जाना जा सकता है। अब क्या है, इधर जितना भी जो रिलीजियस सेंट्रिक नॉलेज था उसी को वैलिडिटी मिल रही है। ठीक है। और ये बोला जाता था कि जितना भी ज्ञान है वो पवित्र पुस्तक, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, जो भी जितनी भी पवित्र ग्रंथ है उनके माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं आगे देखिए, जहां ज्ञान का प्रकाश अलौकिक नहीं होता वहां विश्वास की ज्योति से रास्ता सूझता है। तो देखिए विश्वास की बात पे ज्यादा बनते हैं, जितने भी ग्रंथ है वो क्या बोलते हैं, विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। तो वो वाला कोट यहाँ पे है, देखिए। तो यही जो विश्वास है, यही क्या है, मध्य युग की विशेषता है, यही विश्वास। अब जो ज्ञानोदय, अब वो इन्हीं चीजों को तो खारिज करा है कि भाई ज्ञानोदय ने क्या करा, ज्ञानोदय ने इस नजरिए को खारिज कर दिया और दावा किया कि जिन चीजों को बुद्धि के प्रयोग या व्यवस्थित परिवेक्षण के से नहीं जाना जा सकता वह क्या है, मायावी है। ठीक है।
अगर हमारी बुद्धि एक्सपेरिमेंट के द्वारा अगर हम नहीं समझ सकते, पर्यवेक्षण के द्वारा, तो वो माया भी, वो नॉलेज कैसे नॉलेज। ठीक है, ये किसका मत है? प्रबोधन, जितने भी थिंकर है उनका। आगे क्या बोलते हैं कि मनुष्य ब्रह्मांड के जो रहस्य है, ब्रह्मांड के रहस्यों को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। प्रकृति के बारे में हमें पवित्र पुस्तकों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रयोग, परीक्षाओं के माध्यम से बात करनी चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमें जो नॉलेज क्रिएट करना है, कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके, उसका टेस्ट करके, तब जाके हमें नॉलेज को क्रिएट करना है। तो दूसरा क्या है, जो दूसरा प्रयोग पॉइंट क्या है कि प्रयोगशाला व परीक्षण पर बल देना इस युग का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? कार्य कारण का संबंध। कि भाई हर चीज के पीछे ना कोई कारण है। कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कोई क्या है? एक कारण है। तो कार्य और कारण, इन दोनों पे बल दिया गया कि कोई भी चीज है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई इफेक्ट है उसका। ठीक है, उसके अंदर तो क्या लिखा है कि कार्य कारण का अध्ययन विज्ञान संबंधी प्रबोधन चिंतन का केंद्रीय तत्व था। विज्ञान भी बात करता है कि ये वाला जो इफेक्ट हुआ है ये इस कारण से हुआ है। ये जो हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है किसके कारण से हो रहा है? ये जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो उसी को महत्वता दिया है जो प्रबोधन युग ने। तो चिंतकों ने ऐसी पूर्ववर्ती घटनाओं को चिन्हित करने की कोशिश की जिसके पीछे कोई और परिघटना शामिल थी। ठीक है, जिसको कह सकते हैं डोमिनो इफेक्ट। देखा आपने कि एक चीज गिरती है, एक चीज को यहां से गिराते हैं तो वो पूरी गिरती यहां तक आ जाती है। आप सबने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में डोमिनो इफेक्ट के बारे में दिखाया जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो कारण और कार्य के बीच में कोशिश करी गई ढूंढने की कि कारण क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, आगे देखिए, और पूर्ववर्ती घटनाओं के ना होने से परिवर्तित घटनाएं नहीं पैदा होती। ठीक है, कोई चीज, कोई घटना है, उसी के बाद कोई दूसरी घटना होगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अपने आप आ गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर चीज, साइंस भी बोलता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। वस्तुतः कारणों की खोज प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण पर मनुष्य का नियंत्रण बढ़ाने के साधन के रूप में की जाने लगी। कि भाई जब हम ये चीज ढूंढ लेंगे, जब हम रहस्य ढूंढ लेंगे हर चीज का, तो हमारा क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा नेचर पे, है ना? कि हवा क्यों चलती है, जब हम ये जान लेंगे कि हवा किस लिए चलती है, जब एकदम बहुत ज्यादा जो सूर्य की जो किरणें हैं वो आती है तो हवा हल्की होती है। तो जब हम चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे तो हम नेचर को कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। जो चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है मानवता, ह्यूमनिज्म। अब देखिए, जो इसमें है कि जो प्रबोधन के जो चिंतक है, जो प्रबोधन युग के चिंतकों ने मानव के खुशी मतलब आनंद और उसकी भलाई पर बल दिया, कल्याण। उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही विवेकशील है और अच्छा है, किंतु स्वार्थी धर्माधिकारियों और उनके बनाए गए नियमों ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है। जैसे कि देखिए, हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि मनुष्य क्या है? एक विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान प्राणी है। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, और असली में जो मानव है उसका क्या है? उसका जो गुण है वो क्या है? कल्याणकारी है, दया है। ठीक है, जितने भी धर्माधिकारी हैं, वो जो स्वार्थी धर्माधिकारी, उन्होंने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया। उनका ये मत था, जितने भी हमारे जो प्रबोधनकारी थिंकर हैं या फिर विचारक हैं। आगे देखिए, यदि मनुष्य अपने आप को इन स्वार्थी धर्माधिकारियों के चंगुल से मुक्त कर सके तो एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। प्रबोधन के चिंतकों का मानना था कि दुनिया मशीन की तरह है जिसका नियंत्रण व संचालन कुछ खास नियमों के तहत होता है। फलस्वरूप उन्हें आशा बनी है कि इस अंतर्निहित नियमों की खोज से वह ब्रह्मांड के रहस्य को समझने लगेंगे और फिर उस पर काबू पा लेंगे। देखिए, एक
एक जो छुपा हुआ ज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, फिर वो कंट्रोल करना चाहते हैं नेचर को भी, उस चीज़ें को दिख रहा है यहाँ पे। आगे देखिए क्या है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ बना देना तथा ताकि वह प्राकृतिक शक्तियों की विध्वंसात्मक शक्तियों से अपनी रक्षा कर सके, साथ ही साथ प्रकृति की ऊर्जा का मानव जाति के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। अब देखिए जितनी भी सुनामी, बाढ़ वाढ़ जितनी भी आती है, अगर हमको पहले से ही नॉलेज हो जाएगा तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी भी प्राकृतिक त्रासदी है उनको रोक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और मानव जाति का कल्याण हो सके, ऐसी ऊर्जाओं के स्रोत निकालना जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके, उस पर बल देता है, उस ज्ञान के ऊपर वो बल देता है। और इसका एम क्या है, केंद्र विषय क्या है कि मानव कल्याण करना। इसी में एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे न्यूटन ने प्रकाश के मौलिक रहस्यों को पता लगाया, प्रकाश विज्ञान की स्थापना करी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई लोगों ने विद्युत की खोज करी, जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी देखो, जो विद्युत है जिसके बिना आज आप खाना भी नहीं खा सकते, इसका खोज कहाँ से हुआ? यही इनलाइटनमेंट से ही तो हुआ कि क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ लाइट क्रिएट करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती, क्या हमें केवल और केवल सूर्य पे ही भरोसा रखना पड़ेगा? ठीक है। अब जो लास्ट और अंतिम पॉइंट क्या है कि स्वतंत्रता और समानता पर बल देना। ठीक है, स्वतंत्रता किस स्वरूप में? शोध के स्वरूप में, विचार को रखने के स्वरूप में। समानता कैसे? मानव जाति समान रहे। आगे हम देखिए, ज्ञानोदय के चिंतक स्वतंत्रता स्वच्छंदता के हिमायती थे। ठीक है, दिदरो ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क देते हुए कि प्रकृति ने किसी को भी दूसरे का आदेश देने का अधिकार नहीं दिया है। स्वतंत्रता देवीय दान है, एक प्राकृतिक, हमें प्रकृति से मिली है, देवीय दान है। प्रबोधन के चिंतकों ने कहा कि सब मनुष्य एक समान उत्पन्न होते हैं, उनमें से जो विषमताएं पाई जाती है इसका कारण केवल यह है कि सबको शिक्षा और उन्नति का अवसर समान नहीं मिलता। प्रबोधन ने प्रकृति के महत्व को प्रतिपादित किया है। ठीक है, चिंतकों के अनुसार प्रकृति अपने सरल स्वरूप में सौंदर्य से परिपूर्ण है और प्रकृति की ओर लौट चलना एक प्रकार से स्वतंत्रता की ओर लौट चलने के बराबर है। कितनी अच्छी बात कही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाला, ये वाला जो पॉइंट है, इधर वाला क्या है, पुनर्जागरण और जो प्रबोधन है उसमें थोड़ा सा हम अंतर कर लेते हैं। देखिए, पुनर्जागरण कालीन मध्यवर्गीय अभी आत्मविश्वास से युक्त नहीं था। जितना भी पुनर्जागरण वाला काल था, रेनेसांस वाला काल था, उसमें आत्मविश्वास पूरी तरह से नहीं था। अंततः वह इस बात पर बल देते थे कि अतीत से प्राप्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। जितना भी रेनेसांस वाला जो पीरियड था, वो क्या बोलते थे कि जो अतीत से हमें ज्ञान प्राप्त है उसी के आधार पे आगे बढ़ना है। ठीक है, और बुद्धि की बात करते हुए स्वतंत्र रूप से ग्रीक एवं लैटिन साहित्य पर बल देते थे, जबकि प्रबोधनकालीन मध्य वर्ग में शक्ति और आत्मविश्वास आ चुका था। अब देखो, ये जो टाइम पीरियड था वो थोड़ा लचीला था। इस वाले पीरियड में जो प्रबोधनकालीन है, जो एनलाइटनमेंट एज है, उसमें क्या है, शक्ति और आत्मविश्वास आ चुका है कि हम अपने माइंड को यूज करके हम हर पजल को सॉल्व कर सकते हैं, हर फिनोमिना का हमें नॉलेज हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण उसने राजतंत्र की निरंकुशता एवं चर्च के आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई और तर्क के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त किया। तो इन सब चीजों को काउंटर करा। ठीक है, उसके बाद देखे, पुनर्जागरण का बल सैद्धांतिक पक्ष पर था। ठीक है, कि केवल थियोरेटिकल बातें कर रहा था, सैद्धांतिक रूप से काउंटर कर रहा था, जबकि प्रबोधन का मानना था कि ज्ञान वही है जिसका परीक्षण किया जा सके, जो ज्ञान जिसको एक्सपेरिमेंट किया जा सके और जो व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाया जा सके, जो व्यवहारिक जीवन में हमारे, जैसे अब प्रबोधन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आया, देखो कितना फायदा हुआ। इस तरह प्रबोधनकालीन चिंतन का बल व्यवहारिक ज्ञान पर था। ठीक है, व्यवहारिक। पुनर्जागरण कालीन में वैज्ञानिक अन्वेषण निजी प्रयास का प्रतिबल था। दूसरी तरफ प्रबोधनकालीन वैज्ञानिक अन्वेषण तथा वैज्ञानिक क्रांति
सामूहिक प्रयास का नतीजा था। ठीक है, वो निजी बात की कि वो व्यक्ति परक था, और ये क्या था, सामूहिक, ये सामूहिक रूप से कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एनालाइज के लिए, और बाकी ये पॉइंट जरूर ऐड कर दीजिएगा कि जिसमें पुनर्जागरण और प्रबोधन में अंतर किया गया है। पुनर्जागरण और प्रबोधन, प्रबोधन में अंतर। और जब आपका आंसर समाप्त हो जाए तो यहाँ पर एक लाइन डाल दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। और जितना भी स्पेस यहाँ पे अगर कोई बचा है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जैसे अब हमारा पहला आंसर खत्म हो गया तो दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर लिखना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो टाइटल है, जैसे मान लीजिए आप मॉडर्निटी के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखने, तो ये लिख के मॉडर्निटी। ठीक है, या अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आधुनिकता लिख दीजिए। ठीक है, और इसको हाईलाइट करके अपना यहाँ से आंसर स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे आप अबाउट में जाके, और डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। धन्यवाद।